संविधान के लिए बात है। वो बोलता है, कोई कहता है कि संविधान बोलता है, तो उसकी दो लाइनें हैं कि अगर फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, तुम्हारी सारी मुकम्मल मुश्किलों का समाधान हूं मैं, भारत का संविधान हूं मैं। तो ये संविधान बोल रहा है कि जितनी भी मुश्किलें देश में आएंगी, अगर हम संविधान को गौर से पढ़ें तो उनका समाधान हमें हमारे संविधान में देखने को मिलेगा। और समाधान क्यों मिलेगा? क्योंकि भारत की जिस तरह की संरचना है, उस संरचना को ध्यान में रखते हुए इस संविधान को बनाया गया और भविष्य को ध्यान में रख करके भी बनाया गया कि आगे किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, तो उनका समाधान क्या हो सकता है, वो सारा भारत के संविधान में सम्मिलित है। भारत के आजाद होने से पहले एक देश आजाद हुआ जो वो भी अंग्रेजों के अधीन था और जो आज विश्व की महान शक्तियों में एक माना जाता है, जिसका नाम है अमेरिका। कब अमेरिका आजाद हुआ पता है किसी को? पता नहीं। अमेरिका आजाद हुआ 1776 में, 1776 में आजाद हुआ। लेकिन आजाद होने के बाद वहाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। देश तो आजाद हुआ लेकिन वहाँ के श्वेत जो थे वो आजाद नहीं हुए। दास जो लोग थे, स्लेवरी सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा था, दासता प्रथा जो है वो दास प्रथा, वो आजाद नहीं हुए। यहाँ तक कि वहाँ की महिलाएं भी आजाद नहीं। उसके बाद फिर दोबारा से अमेरिका में एक आंदोलन चला, ये शायद 10th में या 9th में चैप्टर में भी है। और 1866 में जाके करीब 90 साल बाद जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, यानी कि वहां से दास प्रथा हटाई गई। उस समय वहां का संविधान भी बना जब वो देश आजाद हुआ, लेकिन संविधान बनने के बाद ये सारी दास प्रथा, महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स और श्वेत भारतीय अमेरिकन जो थे उनके लिए बराबरी के अधिकार नहीं थे। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, खत्म हुई दास प्रथा 1866 में। उसके बाद भी ये वहां पे एक परंपरा थी कि जब जब बसें चलेंगी तो बसों में आगे की 4 सीटें वहां के श्वेत जो नागरिक हैं अमेरिका के, उनके लिए रिजर्व रहेंगी। उन पे कोई भी श्वेत अमेरिकन वो बैठेगा नहीं। इसके अलावा 4 सीटों के बाद भी पीछे भी यदि ज्यादा श्वेत अमेरिकन बस में चढ़ गए तो क्या होगा, तो उसके बाद भी श्वेत अमेरिकन को उठना पड़ेगा और श्वेत अमेरिकन को जगह देनी पड़ेगी। ये प्रथा चलती रही 1950 तक। इसका भी जिक्र है अपनी किताबों में, एनसीईआरटी में ही। एक लेडी हुई रोजा पार्कर, एक बार वो ऐसे ही जा रही थी बस में बैठ के, तो बहुत सारे श्वेत अमेरिकन जो है बस में चढ़े और ड्राइवर ने वहां के श्वेतों को बोला कि आपको उठना पड़ेगा। तो कुछ श्वेत उठे भी, लेकिन रोजा पार्कर नहीं उठी। उनको वापस से ड्राइवर ने बोला कि आपको उठना पड़ेगा, इन लोगों को जगह देनी पड़ेगी। तो उसने फिर हट पकड़ ली, मैं नहीं उठूंगी, जो करना है आप कर लो। फिर एक मूवमेंट चला और उस मूवमेंट चलने के बाद फिर जो है श्वेत नागरिक जो अमेरिका के थे उनको बराबर के अधिकार मिले। इसके अलावा महिलाओं की अलग स्थिति थी, महिलाओं के लिए भी वहां पे बराबर के अधिकार नहीं थे, उनके लिए भी अलग से फिर आंदोलन चले। और 1950-54 तक आते आते तब जाकर के अधिकार अमेरिका में बराबर के अधिकार मिले। इस समय यह भी था कि शिक्षा का अधिकार वहां मिला, लेकिन श्वेत के लिए अलग स्कूल्स और अश्वेत के लिए अलग स्कूल्स होते थे। इसका जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया, आपको शिक्षा चाहिए तो शिक्षा के लिए आपके लिए स्कूल है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप श्वेतों के साथ पढ़ेंगे। तो उसके लिए फिर मूवमेंट चला और फिर उनको बराबर के अधिकार मिले। और फर्स्ट टाइम जब ऐसा निर्णय दिया गया कि श्वेत बच्चे भी श्वेत बच्चों के साथ पढ़ेंगे, और जब बसें उन श्वेत बच्चों को लेके स्कूल जाने लगी तो 4 गाड़ियां पुलिस की आगे, 4 गाड़ियां पुलिस की पीछे, आगे पीछे। स्कूल जो है पूरा यानी कि छावनी में बदल गया कि कभी भी किसी भी प्रकार की गोलाबारी वहां पे श्वेत नागरिक कर सकते थे।
ऐसे अधिकार मिले आजाद होने के बाद और संविधान बनने के बाद अमेरिका में। ये सारी समस्याएं भारत के सामने भी थी। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो जब भारत का संविधान बना, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी विविध प्रकार के लोग रहते थे, बहुत सारी असमानताएं थी, गरीब अमीर भी थे, जाति के आधार पे देखें तो बहुत सारी असमानताएं थी, धार्मिक आधार पे देखें तो बहुत असमानताएं थी। आप एक धर्म विशेष को उठा के देख लो, एक धर्म भी अपने आप में समान नहीं है। हम हिंदू धर्म की बात करें, सब हिंदू धर्म के हैं, तो हिंदू धर्म में भी हमें बहुत सारी अलग अलग बातें मिलेंगी। कितने ही पंथ हुए, कितने ही संप्रदाय हुए, आज भी हिंदू धर्म में जो होते हैं, भक्ति मार्ग अलग हुआ, भक्ति मार्ग में भी 2 पंथ हुए, सगुण और निर्गुण। फिर वैश्य अलग हुए, वैष्णव अलग हुए, कितने ही निरंकारी पंथ हुए। तो अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो सब कुछ अलग था। भारत में जो राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जाता था ये भी अलग था। इसमें भी 2 विभाजन थे, पाश्चात्य जिसमें हम फॉरेन कंट्रीज के सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इन सब को पढ़ते हैं, और भारत में हम भारत का राजनीतिक दर्शन पढ़ते थे। भारत में भी 2 तरह का राजनीतिक दर्शन हमें देखने को मिलता है, वैदिक और श्रृणमिक। तो इस तरह से हम देखें तो भारत में न जाने कितने तरह की विविधताएं थी, और वो विविधताएं उसी तरह की समस्या पैदा कर सकती थी जिस तरह की समस्या अमेरिका में कुछ समय पहले हुई भारत के आजाद होने तक। तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत के बाद भारत का संविधान जो है वो बनाया गया। भारत के इतिहास का एक सुनहरा हिस्सा है भारत के संविधान की निर्माण की जो कहानी है। करीब 3 साल लगे, कड़ी मेहनत में वो बना। एक संविधान सभा बनाई गई जिसको ये कार्य दिया गया कि वो संविधान का निर्माण करेगी, और संविधान सभा जब बनी तो उसमें भी बहुत सारी अलग अलग कमेटियों का निर्माण किया गया, जिसमें से 8 कमेटियां ऐसी थी जिनका मुख्य रोल था और 5 ऐसी कमेटियां थी जिनका सहायक रोल था। उन 8 कमेटीज में भी एक कमेटी थी प्रारूप समिति, जिसका मेन कार्य यही था कि संविधान के प्रारूप का निर्माण करना है। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो काफी पढ़ाई जो है यहाँ इसकी व्यवस्था भारत में क्या थी उसके ऊपर इस प्रारूप समिति ने कार्य किया और फिर संविधान का निर्माण किया। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, क्योंकि 8 सदस्यीय कुल थे प्रारूप समिति में, जिसमें से एक बीमार रहते थे, उन्होंने कभी प्रारूप समिति की जो भी मीटिंग थी उनको अटेंड नहीं किया। 2 दिल्ली से बाहर थे, एक कंट्री से बाहर था। इस तरह से ये एक सदस्य थे संविधान प्रारूप समिति के, टीटी कृष्णमाचारी। उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है कि सबसे ज्यादा जो कार्य किया, या हम ये कह सकते हैं कि पूरा क्रेडिट प्रारूप बनाने का जो कार्य किया वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया, क्योंकि और सदस्य उनके साथ मौजूद नहीं थे। तो बहुत मेहनत उन्होंने की इस संविधान को बनाने में, और इस संविधान के बनने के बाद आज हम सब जो हैं स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो 6 हमें दिए गए, उनमें भी पहला जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का ना होकर के समानता का अधिकार उसमें दिया गया है, क्योंकि स्वतंत्र तो हम हो ही चुके थे। स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए थी वो थी समानता। तो हमें सब लोगों को इस भारतीय संविधान में समान बताया गया है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कह करके, अब इस पे तो पूरा दिन हम बोल सकते हैं, लेकिन अंबेडकर इतने शिक्षित थे, इस संविधान सभा में सबसे शिक्षित व्यक्ति थे। 1938 में एक फॉरेनर उनके पास आया और 1938 में उनके पास 8000 किताबें थी उनकी लाइब्रेरी में, और जब मृत्यु हुई 1956 में अंबेडकर जी की, उस समय 30,000 किताबें उनकी लाइब्रेरी में थी। तो एक ही बात अंबेडकर बोलते थे, वो बच्चों को भी हमेशा उनसे सीखनी चाहिए। उन्होंने एक बात शिक्षा को लेकर के बोली कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना तेज दहाड़ मारेगा। दहाड़ मारने का मतलब है वो किसी के सामने झुकेगा नहीं और अपने आप को कभी निराश महसूस नहीं करेगा जब ज्ञान की बात आएगी।
एक बात और अम्बेडकर ने कही, और वो बात आप सब लोगों को, आपके पैर में जूते हो ना हो, हाथ में क्या होना चाहिए? चप्पल। किताब होनी चाहिए, क्योंकि किताबें ही हमें वो सब सिखाएंगी जो और कोई नहीं सिखा सकता। एक जीवन में यदि तुम्हें कई जीवन जीने हैं तो तुम्हें बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी, और किताबों का अपने जीवन में अलग महत्व है। अगर संविधान नहीं होता तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पढ़ने का राइट भी नहीं था और नहीं होता। तो बच्चों, आज संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस है, तो इस पे हम सब यही, हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हमें पढ़ने का मौका मिले हम अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से अगर पढ़ेंगे तभी हम देश में अपना विकास के योगदान में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो मेरा यही सभी से एक ही आशा करता हूं कि जब भी मौका मिले खूब आप पढ़ो। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आपके वचन ज्ञानवर्धक थे, आपके वचन अनुकरणीय हैं। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए ऊर्जा है। इस पूरे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हमारी शान है। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए धन्यवाद। आपका